हेलो एवरीबॉडी। आज जिस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफेंस मैकेनिज़म्स, मीनिंग्स एंड टाइप्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि मानसिक संघर्ष बहुत सारे कारणों के चलते होता है और उसे रिज़ॉल्व करना यानी मेंटल कन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे व्यक्ति का मानसिक जो इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस होता है, वो बरकरार रहता है। तो यही डिफेंस मैकेनिज़म्स है जिसके द्वारा हम अपने मेंटल इक्विलिब्रियम को सही रख सकते हैं। तो आइए इसका सबसे पहले अर्थ समझते हैं। Meaning of defense mechanism. Defense mechanisms are behaviors that people use to separate themselves from unpleasant events, actions और thoughts. यानी कि डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसा व्यवहार होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जो अनप्लेजेंट इवेंट्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, जो दुखद होते हैं और जो तकलीफ़ देह होते हैं, वैसे से वो अलग करना सिखाता है या अलग करने का वो उपाय करता है। द आइडिया ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म comes from the psychoanalytic theory, a psychological perspective of personality as the interaction between three components, id, ego and superego. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसिक संघर्ष की उत्पत्ति जो होती है, जो कारण होता है, वो इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच का आपसी जो तनाव होता है या आपसी क्लैश जो होता है सबके तीनों के बीच में, उसके चलते ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि दो सब विपरीत इच्छाएं होती हैं इसमें। तो इन सारे ये साइकोएनालिटिक थ्योरी के ऊपर आधारित है डिफेंस मैकेनिज़्म, और डिफेंस मैकेनिज़्म के द्वारा हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। These are psychological strategies that people may use to cope with difficult फीलिंग, थॉट्स और इवेंट्स। तो जितना डिफ़िकल्ट फीलिंग्स हमारे होते हैं, जो अप्रिय घटनाएं, अप्रिय थॉट्स और इवेंट्स जो होते हैं, उनको दूर करने के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम इनसे दूर हो सकते हैं और इसके साथ एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब आइए इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ मेंटल मैकेनिज़्म. Defense mechanisms are those protective mechanisms applied by ego either for resolving or reducing the tension arising out of the conflicting situations between id, ego and superego. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है, यानी कि बचाव का तरीका होता है जो कि ईगो अप्लाई करता है। और उससे क्या करता है, वो चाहे जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है या कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हुआ है, उत्पन्न हुआ है इड, ईगो और सुपर ईगो के आपसी क्लैश के चलते, उसको चाहे तो वो रिजॉल्व कर देता है या फिर उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेंटल मैकेनिज्म में। टाइप्स ऑफ मेंटल मैकेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को हम कहते हैं जो कि बहुत ही प्राथमिक होता है, प्राथमिक मनोरचनाएं। तो प्राथमिक मनोरचना उन मनोरचनाओं को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से मानसिक संघर्षों का या तो समाधान करती है या उसकी सिविरिटी को या तीव्रता को कम करती है। इनमें मुख्य, जिसको हम कहते हैं मेजर मनोरचना इसको हम कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं और मुख्य भी कहते हैं, कहा जाता है। और तात्पर्य इसका यह है कि ये मनोरचनाएं स्वयं मानसिक संघर्षों को दूर करने या उससे उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने की क्षमता रखती है। और दूसरा होता है गौण, यानी कि सेकेंडरी मैकेनिज़्म या गौण मनोरचनाएं। तो गौण मनोरचना से तात्पर्य उन मनोरचनाओं से है जो मानसिक संघर्षों के समाधान में मुख्य यानी प्राइमरी और मेजर या प्राथमिक मनोरचनाओं की सहायता करती है, यानी प्राइमरी मैकेनिज़म्स को सहायता देती है सेकेंडरी मैकेनिज़म्स। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि प्राइमरी मैकेनिज़म्स क्या होते हैं। सबसे पहले रिप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म है, और जिसको कि हम हिंदी में दमन कहते हैं। तो दमन जो है वो चयनात्मक रूप से विस्मरण की घटनाओं को कहते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं फेनोमेना ऑफ सेलेक्टिव फॉरगेटिंग, यानी जिस चीज़ को हम फॉरगेट करना चाहते हैं उसके प्रति हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, चयन करते हैं और उसको हम लोग भूल जाते हैं। इस मनोरचना द्वारा चेतन मन के संघर्षों को, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑकरिंग एट कॉन्शियस लेवल, जो कॉन्शियस लेवल में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं, उसका समाधान होता है।
दमन की क्रिया द्वारा असामाजिक अनैतिक इच्छाओं को अचेतन रूप से चेतन स्तर से अचेतन स्तर में हटा दिया जाता है, यानी कि इसको अचेतन स्तर से हटाया जाता है, यानी कि चेतन मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसको अचेतन प्रकार से अचेतन में उसको भेज दिया जाता है, और क्योंकि यह क्रिया बिल्कुल पूर्ण रूप से अचेतन होती है। लेकिन जिन इच्छाओं का दमन होता है वे अचेतन में निष्क्रिय भी नहीं रहते हैं, वो हमेशा चेतन में आने की कोशिश करते रहते हैं। इसके तो बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे ड्रीम्स है, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ और वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को भूलने की जगह चयनात्मक रूप से याद करने की प्रक्रिया भी कहना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रिमेंबरिंग, यानी कि हम किसको याद करना चाहते हैं और किसको भूल जाना चाहते हैं। तो ये है। तो इसमें एक परिभाषा भी है जिसको कि हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि दमन की प्रक्रिया उसे कहते हैं जिसके द्वारा कष्टकर या अनैतिक होने के कारण व्यक्ति को विक्षुब्ध करने वाले विचार या इच्छाएं स्वतः व्यक्ति की चेतना से हट जाती हैं। तो ऐसे विचार, ऐसे इच्छाएं जो कि हमें विक्षुब्ध करते हैं चेतन मन को, वो अचेतन मन में दमित हो जाते हैं। इस रचना द्वारा ईड की वैसी इच्छाएं जो सामाजिक या नैतिक दृष्टिकोण से अवांछनीय होती है, और दूसरा होता है कि उनकी चेतन अभिव्यक्ति पर सुपर ईगो रोक लगा देती है। तो इससे क्या होता है कि बायोलॉजिकल डिमांड और जो बायोलॉजिकल डिमांड है और चेतन मन द्वारा लगाई गई रोक जो कि सामाजिक आदर्श की मांग है, ये दोनों मांगों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और तब जाकर ईगो है वो अचेतन रूप से उसे अचेतन में दमित करने में सक्षम हो जाता है, और इससे मानसिक संघर्ष का समाधान भी हो जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं रिप्रेशन, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है गौण। तो प्राथमिक दमन उसे कहते हैं जो इच्छा अचेतन में ही उत्पन्न होती है और वही दमित कर दी जाती है, यानी वो चेतन में कभी रहती ही नहीं है, तो उसको कहते हैं प्राथमिक रिप्रेशन। और सेकेंडरी रिप्रेशन उसको कहते हैं कि दमन, इसमें क्या होता है कि कभी चेतना में थी लेकिन उसको हम लोग अचेतन में दमन कर देते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट है कन्वर्शन को कहते हैं रूपांतर, यानी जो भी मानसिक संघर्ष जो उत्पन्न होता है व्यक्ति के मन में, उसे दूर करने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म हम अपनाते हैं वो एक शारीरिक रूप में वो प्रकट होता है। जैसे कि रूपांतर जो होता है, इसके द्वारा मानसिक संघर्ष का समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और यह अचेतन रूप से होता है, ये भी अनकॉन्शियस रूप से होता है। अतः व्यक्ति इसके बारे में कोई भी इसको बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। और ब्राउन भी कहते हैं कि रूपांतर वह मनोरचना है जिसके द्वारा निराशाओं से संबंधित दमित मौलिक इच्छाएं शारीरिक व्याधि के लक्षणों के रूप में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती हैं। तो जैसे कि समझ लीजिए, इसका एक डे टू डे लाइफ का उदाहरण है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहता है, तो अवॉइड करना चाहता है, उससे डर रहा है। जैसे कोई परीक्षार्थी है, परीक्षा देने जा रहा है, तो वो बीमार पड़ जाता है। अगर कोई किसी लड़की की शादी होने वाली होती है और वो बहुत डरी हुई है, तो कोई लड़के वाले उसे देखने आना है, तो वो बीमार पड़ जाती है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इससे खाली अपने मानसिक संघर्षों की ही रिडक्शन नहीं होता, कमी नहीं होती है, बल्कि इसका दूसरा भी साइकोलॉजिकल गेन होता है कि शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति रोगी है, दुखी है या किसी तरह का उसको प्रॉब्लम है, तो लोग की दया और सहानुभूति भी उसका पात्र बन जाता है वो व्यक्ति, और इससे उसको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी होती है। और हिस्टीरिया के रोगियों में रूपांतर का मुख्य हाथ होता है, इसलिए इसको कभी कभी कन्वर्शन हिस्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, यानी कि उदात्तीकरण। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के समाधान में इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। तो सब्लिमेशन द्वारा व्यक्ति असंतुष्ट यानी अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स को समाज द्वारा सोशली अप्रूव्ड रचनात्मक क्रियाओं यानी कि कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य करने के रूप में संतुष्ट करता है।
जैसे समझ लीजिए कि कोई किसी कारण से वो व्यक्ति अनसेटिस्फाइड है, कोई इच्छा उसकी दमित रह गई है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन वो सामाजिक रूप से जो अप्रूव्ड, समाज द्वारा जो स्वीकृत जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को करके अपने उस इच्छाओं की वो तृप्ति पाता है। जैसे कि ब्राउन महोदय ने कहा है कि उदात्तीकरण से तात्पर्य उस मनोरचना से है जिससे व्यक्ति निराशाजनक मौलिक इच्छाओं का समाधान उसके बदले समाज के स्वीकृत लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्रतिस्थापित करके करता है। तो ये इस तरह से वो सब्लिमेशन के द्वारा अपने उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे असंतुष्ट दमित प्रेरणाओं के आउटलेट का मार्ग सामाजिक कृत्य हो जाता है, यानी एक तरह से आउटलेट हो जाता है, उसको निष्कासित कर देते हैं। तो जैसे एक समझ लीजिए कि कोई संतानहीन व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, वो धर्मशाला बनाएगा, मंदिर बनाएगा, बाल भोज करेगा, स्कूलों की स्थापना करेगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई और उसकी जिम्मेवारी लेगा, तो अनाथाश्रम खोलेगा। इस तरह से ये सब चीज़ों की स्थापना करके या इसमें मदद करके समाज के कल्याणकारी कार्य करता है। इन कार्यों द्वारा संतान नहीं होने के फलस्वरूप उसमें उन लोगों में उत्पन्न जो मानसिक तनाव का जो निष्कासन होता है, जिससे तनाव की कमी हो जाती है। तो ये निष्कासन हो जाता है अच्छे कार्यों में, सामाजिक कार्यों को करने के द्वारा, और उसके मन में तनाव की भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन यानी युक्त्याभ्यास। इसमें इस रैशनलाइजेशन मानसिक संघर्ष के समाधान का एक प्रत्यक्ष तरीका है। इसमें क्या होता है कि इस मनोरचना द्वारा व्यक्ति अपने भूत यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के व्यवहारों या प्रवृत्तियों के बारे में तार्किक और समाज द्वारा स्वीकृत कारणों के संदर्भ में विचार रखता है। व्यक्ति के मन में जब कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है जो समाज अथवा वास्तविक प्रतिबंधों के कारण पूरी नहीं हो पाती, तो व्यक्ति क्या करता है, मानसिक संघर्ष और तनाव का अनुभव करने लगता है। इस तनाव से बचने हेतु वह लॉजिक का प्रयोग करता है, विवेक का प्रयोग करता है, और विवेक का सहारा लेके अपने विचार या व्यवहारों की व्याख्या करता है। यानी ये तार्किक होता है, टोटली रैशनलाइज करता है अपनी बातों को, तर्क वितर्क लॉजिक वगैरह देकर, अपने विवेक का सहारा लेके, अपनी बुद्धि का सहारा लेके। इससे क्या होता है कि ये अपने उन इच्छाओं की तृप्ति करता है या उसको सेलेक्ट करता है, उस संघर्ष को दूर करता है। इससे व्यक्ति को दोहरा लाभ होता है। तर्क या विवेकपूर्ण व्याख्या द्वारा अनुचित तथा या फिर असामाजिक व्यवहारों का समर्थन मिलता है, अथवा व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करता है। और दूसरा यह है कि जो अनअटेनेबल गोल्स हैं, जो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, उसके कारण उत्पन्न निराशाओं को दूर या कम करना है। तो इस तरह से ये दो फायदे इसके हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सब्लिमेशन द्वारा व्यक्ति ऐसे रैशनल्स की खोज करता है, ऐसे युक्तियों की खोज करता है जिनसे अनुचित या अवांछनीय प्रेरणाओं के अधीन होकर किए गए वास्तविक व्यवहारों को वह युक्तिपूर्ण रूप से या विवेकशील रूप से सिद्ध करता है। तो ऐसे में वास्तविक प्रेरकों पर युक्तियों के माध्यम से एक ऐसा झूठा आवरण चढ़ा दिया जाता है जिससे वह झूठा आवरण सही प्रतीत होने लगता है और वास्तविकता अव्यक्त रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। जैसे समझ लीजिए कि परीक्षा में कोई छात्र असफल हो जाता है, तो वो ये युक्ति देता है कि परीक्षा के दौरान वो बीमार पड़ गया था, इसलिए फेल कर गया, या प्रश्न बहुत कड़ा था, या फिर सिलेबस के बाहर था, या इस तरीके से। या जो समझ लीजिए कोई व्यक्ति धीरे धीरे काम करता है, तो वो कहता है कि नहीं जल्दी काम करने से हमेशा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे काम करेंगे तो हम हमेशा अच्छा कर सकते हैं, गलती नहीं होगी उससे। तो इस तरह के बहुत सारे रैशनल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके वे लोग अपने उन बातों को दूर करता है। अब है रिग्रेशन। रिग्रेशन को प्रतिगमन कहते हैं। प्रतिगमन यानी पीछे की ओर जाना, इसका अर्थ यही होता है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में विकास के सामान्य क्रम में प्राथमिक अवस्था की ओर लौटने या रिवर्स करने की प्रवृत्ति अथवा बाल्यकाल की ओर पलटने की प्रवृत्ति को रिग्रेशन या प्रतिगमन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिगमन का अर्थ है जीवन के समस्याओं के समाधान हेतु बाल्यावस्था की ओर पलटने की प्रवृत्ति से है। जैसे बच्चा उस तरह का व्यवहार करने लगता है जैसे कोई बच्चा करता है, कोई बड़ा व्यक्ति है लेकिन वो चाइल्डहुड टाइप का व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे कि
मॉर्गन और फिस्टर के अनुसार प्रतिगमन बाल्यावस्था की ओर लौटने को कहते हैं, जिसमें सदा बच्चों जैसी कल्पनाएं, भावनाएं और लालसाओं का प्रतिनिधित्व होता है। तो ये इसको ये चाइल्डहुड में, क्योंकि जब व्यक्ति चाइल्डहुड में जाता है तो फिर बहुत सारी बातें, जैसे बड़े की गलती को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, उसी तरह ऐसे वो लोग एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट सिचुएशन से भागने के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन उनके लिए टॉलरेबल नहीं होता है, वो लोग उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पीछे की ओर जाते हैं, उसको रिग्रेशन कहते हैं। उसके बाद है लास्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है कि इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिक्रिया निर्माण। इस मनोरचना द्वारा व्यक्ति वास्तव में जिस प्रेरणा के अधीन होकर व्यवहार करता है, ठीक उसके विपरीत प्रेरणा शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति अपने में वैसे गुण या गुणों का प्रदर्शन करता है जो उसके अचेतन प्रेरकों के ठीक विपरीत होता है। जैसे घृणा के भाव की जगह प्रेम का प्रदर्शन करना, अथवा प्रेम की जगह पर घृणा का या नफरत व्यक्त करना। इस मनोरचना की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि रिएक्शन फॉर्मेशन या फिर प्रतिक्रिया निर्माण से तात्पर्य वैसे व्यवहार के विकास से है जो अचेतन की इच्छाओं के ठीक विपरीत होते हैं। यानी कि बाय रिएक्शन फॉर्मेशन वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर्स विच आर डायमेट्रिकली अपोज्ड टू द अनकॉन्शियस विश। जो हमारे अनकॉन्शियस विश होते हैं, जो अचेतन इच्छाएं होती हैं, उसके ठीक विपरीत हम लोग रिएक्शन फॉर्म करते हैं। तो ये इस तरह से जितने भी हैं ये सब सारे मेजर मेंटल मैकेनिज़म्स हैं, जिसको हम प्राइमरी मेंटल मैकेनिज़म्स भी कहते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग सेकेंडरी मैकेनिज़म्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।